प्रेम शुक्ला जी, आप स्टूडियो में हैं तो शुरुआत हम आपसे करेंगे। और अमिताभ बच्चन की एक फिल्म आई थी दीवार जी, उसमें एक डायलॉग था कि आज खुश तो बहुत होगे तुम। आज आप लोग भी बहुत खुश होंगे। 3 महीने 4 महीने से परसेप्शन की लड़ाई, और अब जब हम देखते हैं कि पहले ममता बनर्जी और अब शरद पवार, और शरद पवार के कद के नेता का ऐसा बयान देना, आप लोग को तो काफी रिलीफ हो गया होगा, आसान हो गया होगा काफी काम। देखिए, राजनीतिक बयानों से किसी को जो है राहत या सांसत ये नहीं हुआ करती। श्रीमान शरद पवार जो हैं, ऐसे मामलों में वो तेल लगाए हुए पहलवान कहे जाते हैं कि उनके शरीर में तेल लगा हुआ उनका हाथ में आता नहीं है, और कोई पहली बार नहीं कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस और विशेष करके श्रीमान राहुल गांधी वीर सावरकर के विरुद्ध सतत वक्तव्य 9 वर्षों से दे रहे हैं, लेकिन शरद पवार ने पिछले महीने जो है वो उनको इस बात को लेकर जो है सतर्क किया कि आप बार बार वीर सावरकर के विरुद्ध ना बोलें। और अब जो है उन्होंने जेपीसी के मुद्दे पर भी अपनी राय रख दी है। तो शरद पवार अगर कांग्रेस के जो सबसे पहले कांग्रेसी स्वयं रहे हैं, कालांतर में 1999 के विधानसभा चुनाव और 2014 के विधानसभा चुनाव के अतिरिक्त उनका कांग्रेस से लगातार चुनावी गठबंधन रहा है, तो जो स्वयं कांग्रेसी पृष्ठभूमि का हो, गठबंधन में रहा हो, और वह व्यक्ति अगर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के विरुद्ध बातें करना प्रारंभ करे तो उसके पीछे राजनीतिक संकेत है या नहीं है। तो उस राजनीतिक संकेत को पढ़ना जो है ये स्वाभाविक तौर पर हर राजनीतिक विश्लेषक का और हर राजनेता का दायित्व होता है। परसेप्शन सर, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं और लिख रहे हैं कि जिन जिन राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं वो भी थोड़ा अडानी को लेकर सॉफ्ट हो जा रहे हैं। तो आप राजनीतिक पढ़ाई की बात करें, ऐसा तो नहीं कि ईडी और सीबीआई भी इसमें कहीं कुछ असर कर रही है। बहुत अच्छा। तो सबसे अधिक तो जो है कांग्रेस को सॉफ्ट होना चाहिए जी, क्योंकि श्रीमती सोनिया गांधी पर 420 का मुकदमा है, श्रीमान राहुल गांधी पर 420 का मुकदमा है, ऐसे उनके तमाम नेता, शशि थरूर पर मुकदमा है, बहुत सारे नेताओं पर उनके मुकदमे हैं। तब तो कांग्रेस को बहुत सॉफ्ट हो जाना चाहिए था अगर यही मानदंड है। वो तो कहते हैं गांधी डरता नहीं है। अच्छा, तो बिना डरे ही सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग ली थी नाक रगड़ के, क्या था वो? ठीक है, चरण सिंह सापरा जी, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बीते 3-4 महीनों में हमने देखा कि आप लोगों ने अडानी के मुद्दे को जोर शोर से उठाया, सड़क से लेकर संसद तक उठाया। संसद इस बार ठप भी रही, लेकिन संसद सत्र के बाद जब शरद पवार का यह स्टेटमेंट आता, और शरद पवार एक मंझे हुए राजनेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रेम शुक्ला जी भी कह रहे थे कि आपके सबसे पुराने साथियों में से हैं जो कांग्रेस का हिस्सा भी रहे और बाद में आपके साथ मजबूती से रहे। अगर वो ये कहते हैं कि अडानी अंबानी के योगदान जो देश में उसे कमतर मता किए, या हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर वो क्वेश्चन करते हैं, या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट की कमेटी जो है उस पर नजर रखें, जेपीसी से कुछ नहीं निकलने वाला, तो एक परसेप्शन की लड़ाई में तो जो परसेप्शन आप क्रिएट कर रहे थे वो तो आम जनता में गया कि देखिए ममता बनर्जी भी साथ नहीं है, शरद पवार भी साथ नहीं है। इससे पहले सावरकर का मुद्दा उठाया, उस पर भी शिवसेना ने विरोध कर दिया। तो या तो आपके मुद्दे सही नहीं उठ रहे हैं या आप विपक्ष को ही साथ नहीं ले पा रहे हैं। तो सवाल फिर होगा कि जनता को कैसे साथ ला पाएंगे? देखिए, ये परसेप्शन जो है, ये भारतीय जनता पार्टी इस तरह की परसेप्शन देश के अंदर बनाना चाहती है जो बनेगी नहीं। अब मैं आता हूं शरद पवार जी के बयान पर। सबसे पहले तो यही कहना चाहूंगा कि शरद पवार जी का या उनकी पार्टी का ये व्यक्तिगत बयान है। ये कोई जो बाकी की 19 विपक्षी पार्टियां हैं, ये उनका बयान नहीं है। और कहीं भी इस बयान के तहत श्री शरद पवार जी ने यह भी नहीं कहा कि मैं अडानी के मामले में नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को क्लीन चिट देता हूं। क्या उन्होंने क्लीन चिट दिया? नहीं दिया। दूसरी बात, क्या शरद पवार जी का यह वक्तव्य ये समझना चाहिए कि बाकी की 19 पार्टियां जो विपक्षी पार्टियां हैं वो उनका जेपीसी की मांग का अधिकार छीन लेती हैं? नहीं, ऐसे भी नहीं हो सकता। तीसरी बात, यही खूबसूरती है विपक्ष के अंदर जो लोकतंत्र जिंदा है। वो तानाशाह की तानाशाही में लोकतंत्र जिंदा नहीं है, लेकिन विपक्षी पार्टियों के अंदर लोकतंत्र जिंदा है जहां पर संवाद हो सकता है। संवाद जो है ये लोकतंत्र की खूबी है, और इस संवाद को विवाद में बदलने का काम ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इनका मीडिया सेल या इनके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी करेगी। ये संवाद को विवाद में बदलकर देश का ध्यान भटकाना चाहते हैं। अडानी के विषय पर ध्यान भटका करके चलेगा नहीं। कहीं भी शरद पवार जी ने यह नहीं कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का या उनकी विभाजनकारी नीतियों का मैं समर्थन करता हूं। क्या शरद पवार जी ने यह कहा?
क्या शरद पवार जी ने यह कहा कि विपक्षी पार्टियां जो इकट्ठी हो रही हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ या उनकी सत्ता के खिलाफ, मैं उसमें सम्मिलित नहीं होऊंगा? क्या शरद पवार जी ने कहा? नहीं कहा। तो शरद पवार जी का ये एक अपना व्यक्तिगत बयान है। शरद पवार जी ने जो आपने जो बातें कही, ये बात बिल्कुल सच है सर, कि बीजेपी को क्लीन चिट नहीं दी गई। अगर ये दो बातें सर आप कही गई है, इस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। एक बात जिसमें कहा कि अडानी को पूरी, मैं सर आपको 1 मिनट से सुन रहा था, एक काउंटर क्वेश्चन करेंगे सर, थोड़े बहुत तो क्वेश्चन अलाउ कीजिए सर। आप सीधे आरोप लगाएंगे तो कैसे चलेगा? अडानी को बाहरी संस्थाएं निशाना बना रही हैं, ये जो लाइन निकल कर आती है, अपनी कहा जाता है कि जिन क्षेत्रों में अडानी काम कर रहे हैं देश को जरूरत है। आपको नहीं लगता कि एक सॉफ्ट अप्रोच उनकी तरफ है, और जो माहौल आपने बनाया कि देश का सारा पैसा अडानी लेकर भाग गए, सारा लूट मार जो अडानी ने कर रखा है, उसको लेकर शरद पवार मैं बार बार कह रहा हूं कि ममता बनर्जी, शरद पवार, ये नेशनल पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियां हैं, कम से कम एक माहौल तो बन रहा था सर। उस माहौल के बीच में यह बयान, सॉफ्ट बयान, और इससे पहले सावरकर का बयान, आपके मसलों को जो मुद्दा आप उठा रहे हैं महीनों महीनों तक, उन पर अगर आपके साथ रहने वाले लोग मजबूती से नहीं है तो फिर देश में कैसे मैसेज जाएगा? और बीजेपी जो कोशिश करे, आप खुद कह रहे हैं, फिर उसमें वो क्यों कामयाब नहीं होगी? मुझे यह बताइए कि सॉफ्ट मैसेज या हार्ड मैसेज, भारतीय जनता पार्टी अगर पाक साफ है, अगर वो जानते हैं कि अडानी के भ्रष्टाचार में उनका कोई योगदान नहीं है, अगर नरेंद्र मोदी जी का कोई अडानी के साथ में भ्रष्टाचार में योगदान नहीं है, तो फिर 56 इंच का सीना डर क्यों रहा है? फिर 56 इंच का सीना जेपीसी लगा देना। और कहां लिखा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की कोई तहकीकात होने जा रही है तो उसके साथ में जेपीसी नहीं हो सकती? क्या यह हमारे संविधान में लिखा है? और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी मैं कहना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है ना, वो सीमित है। वो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है, रेगुलेटरी बॉडी का, यानी सेबी के फ्रेमवर्क के ऊपर उनकी ज्यादा तहकीकात होगी कि आने वाले दिनों के अंदर इस तरह के घटनाएं, इस तरह का गड़बड़ झाला या इस तरह का भ्रष्टाचार न हो। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनी है। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ये नहीं देखेगी कि 38 शेल कंपनियां कहां से आई, 38 शेल कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपया किसका था, चोंग चुंग लिंग कौन है, उसका विनोद अडानी से क्या रिश्तेदारी है, ये 38 शेल कंपनियों के जरिए से कितने करोड़ रुपए आए और वो किसके थे? वो प्रधानमंत्री के थे, अमित शाह जी के थे, या फिर वो पीएम केयर फंड के थे, या फिर वो किसी चीनी कंपनी के थे? जिस चीनी कंपनी को ये सारा काम मिला है, चाहे रोड का काम है, चाहे डिफेंस का काम है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, वो हमारा दुश्मन देश है। दुश्मन देश के उद्योगपतियों को अडानी के जरिए से भारत में काम मिलता है, तो विपक्ष क्यों नहीं सवाल पूछे? हम जेपीसी की मांग करेंगे और जेपीसी की जो डिमांड है वो करते रहेंगे।